Press the bell icon on the YouTube app to ensure you never miss a new video from News Laundry. एनएल इंटरव्यू में आपका स्वागत है। पिछले मंगलवार को नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसा माना जा रहा है कि अरविंद पनगड़िया के इस्तीफे के पीछे स्वदेशी जागरण मंच के लगातार दबाव और हमलों की भी एक हद तक भूमिका रही है। स्वदेशी जागरण मंच नीति आयोग और अरविंद पनगड़िया के कई विचारों से, उनकी नीतियों से सहमति नहीं रखता था और लगातार समय समय पर उनको चेताता भी रहा। हमारे साथ इस समय स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक अश्विनी महाजन जी हैं। हम उनसे इन तमाम मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे। अश्विनी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। अश्विनी जी, कल जब अरविंद पनगड़िया जी के इस्तीफे की खबर आई, उसके बाद आपने एक द हिंदू के कार्टूनिस्ट हैं मंजुल, उनका एक कार्टून शेयर किया जिसमें एक तरह से पनगड़िया जी के इस्तीफे की खिल्ली उड़ाई जा रही थी। तो आपने जो शेयर किया वो बहुत सरकास्टिक है, उसके छुपे हुए मकसद हैं। वो क्या था कि पनगड़िया के जाने को आप अपनी जीत या अपनी नीतियों की जीत या अपने विचारों की जीत के तौर पर रखना चाह रहे हैं? नहीं, वो एक ह्यूमरस कार्टून था और उसको हमने देखा तो उसको मैंने शेयर किया। वास्तव में हमारा ये मानना है कि देश में जितने नीति निर्धारक संगठन हैं, जितने थिंक टैंक हैं, जितने भी प्रकार के सरकार के सलाहकार हैं जी, उन सब को के चयन में इस प्रकार से सावधानी बरतनी चाहिए कि हम इस देश के लिए नीतियां बना रहे हैं, इस देश के रोजगार को बढ़ाने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए, गरीबों की भलाई के लिए, देश के विकास के लिए जी, हम नीतियां निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे में कौन लोग हमारे सलाहकार होंगे, इसके बारे में चयन करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो लोग इस देश की मिट्टी के साथ जुड़े हों, जिनको इस देश के किसान का, मजदूर का, गरीब आदमी का, बेरोजगार युवा का मर्म पता हो जी। वे लोग आए और इसको हम कहें कि पैराशूट से आए और फ्लाई बाय नाइट अप्रोच हमारी हो, वो इस देश के हित में नहीं है। इस देश ने बहुत सारे विदेशी सलाहकार जो विदेशी मिट्टी से, भारत के ही पढ़े हुए लोग हैं, लेकिन विदेशी सारे परिवेश में उन्होंने सब अध्ययन किया है, तो वास्तव में उस देश की समस्याओं को भली भांति जानते नहीं। ये अरविंद पनगड़िया जी के लिए नहीं, मैं एक ओवरऑल जो अप्रोच होनी चाहिए उस संदर्भ में स्वदेशी जागरण मंच ने बार बार ये कहा भी जी। तो जिस कार्टून की आप बात कर रहे हैं वो मात्र एक ह्यूमरस सा हमारा वो था कि हम लोग ने तय किया कि नीति आयोग बनेगा, नीति आयोग में लोग काम करेंगे, उसका प्रीएम्बल बनाया गया कि ऐसी अप्रोच हो जिसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो, ऐसी अप्रोच हो जिसमें टॉप टू बॉटम ना हो, बॉटम टू टॉप हो, नीचे से लोग तय करें और उसके बाद ऊपर नीतियाँ बने। लेकिन वो सब ना होते हुए हमने 2.5 साल निकाल दिए। और मैं ऐसा टोकना चाह रहा था बीच में कि आपने कहा कि जो भी लोग इस तरह के थिंक टैंक में हो या नीतियां बनाने के स्तर पे हों, वो देश की मिट्टी से जुड़े हों, देश को समझने वाले हों। तो आपको लगता है कि सरकार ने अरविंद पनगड़िया के चयन में भूल की थी, या वो उतने हिंदुस्तानी नहीं थे, या भारतीय सोच से जुड़े आदमी नहीं हैं? नहीं, मैंने अरविंद पनगड़िया जी के संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ। अच्छा। मैं अभी तक के जितने भी हमारे पुरानी सरकारों में भी रहे लोग जो हैं वो सब इसी प्रकार से चयनित होते रहे। तो इसलिए हम हार्वर्ड की तरफ ना देखें, हम कोलंबिया की तरफ ना देखें, हम अमेरिका की तरफ ना देखें, हम अमेरिका में पढ़े हुए जो हमारे युवा हैं उनकी तरफ ना देखते हुए हम अपने देश में जो इस देश की पूरे समस्याओं से जूझते हुए आगे बढ़ने वाले जो इन सब बातों को, इन समस्याओं को समझते हैं। मैं यहाँ पर एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि इस देश में रोजगार एक सबसे बड़ी समस्या है। इस सरकार के आने के बाद हमने ग्रोथ में अचीवमेंट किया, हमने जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, उसको काबू में लाए, कई बेहतर स्कीम्स भी लेकर के आए, जैसे हम मुद्रा स्कीम लेकर के आए, जैसे उज्ज्वला स्कीम लेकर के आए, ऐसे तमाम भलाई के काम करने वाली स्कीम्स भी लेकर के आए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो रोजगार सृजन की है। लेकिन अगर
नीति आयोग ने इन वर्षों में रोजगार सृजन के लिए कोई अच्छी योजना बनाई होती जी, तो बेहतर था। इसलिए हुआ हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा अभी हाल फिलहाल में। पहले हमने 10 जनवरी 2017 को एक नीति आयोग के 2 वर्ष पूरे होने पर एक कार्यक्रम किया था। उसमें देश के जाने माने अर्थशास्त्रियों को भी बुलाया और सबकी एक राय थी कि जिन उद्देश्यों को लेकर के जिस प्रियम्बल को लेकर के नीति आयोग बनाया गया था कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो, लेकिन जो इन्होंने सुझाव दिए, जो रिपोर्ट्स निकाली, उसमें उसकी भनक नहीं थी। जैसे मैं उदाहरण के नाते हमने उसमें एक चिन्हित किया कि जीएम की रिपोर्ट है जी। इन्होंने कहा कि जीएम को लागू करना चाहिए। हमें इनकी रिपोर्ट से कोई वो नहीं है, लेकिन क्या ये जीएम लागू होना चाहिए, इस रिपोर्ट को बनाने से पहले क्या उन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के आधार पर सभी राज्य सरकारों से पूछा? नहीं पूछा, क्योंकि 29 की 29 राज्य सरकारों में से किसी एक राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने लिख करके नहीं दिया कि हमें जीएम चाहिए। तो इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी की योजना है। प्रधानमंत्री जी का मानना है कि हमें दवाइयों की कीमतें कम करनी चाहिए। उन्होंने वास्तव में प्रधानमंत्री जी के लिए भी और सरकार के लिए भी बड़ा गर्व का विषय था कि स्टेंट की कीमत जो 1.25 लाख रुपया थी उसको 30,000 रुपये पे कैप किया गया, यानी जो बीच में लाभ कमा रहे थे उनको बाहर किया। लेकिन इस मुद्दे पर नीति आयोग सरकार के साथ नहीं था। ठीक बात। यहाँ पर मैं पूरी बात कर लूँ कि दवाइयों की कीमतों को कम करवाने में मुख्य भूमिका एनपीपीए की है और नीति आयोग में बैठकर 3 बड़े अफसरों के साथ बैठकर के ऐसे मिनट्स पास किए गए जिसमें यह कहा गया कि एनपीपीए को ही भंग कर देना चाहिए। तो वास्तव में ये चिंता का विषय है। इसी बात को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमने पत्र लिखा कि ये एक प्रकार का कॉर्पोरेट एजेंडा है कि दवाइयों की कीमतें कम ना हो और कंपनियों के लाभ बरकरार बने रहें। क्या इसके लिए नीति आयोग बना है? ये प्रश्न हमने जरूर खड़ा किया। जी ठीक है। आपने सर 2 चीज़ें, एक तो जीएम फसलों के ऊपर अपना कंसर्न जताया था और दूसरा दवाइयों की कीमतों पर। हम इन दोनों मुद्दों पर बात करेंगे, पर एक उससे पहले सवाल छोटा सा है, क्योंकि थोड़ा सा पीछे जाके मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था कि जब जनवरी में इसी साल की जनवरी में स्वदेशी जागरण मंच ने एक बड़ा सेमिनार कराया था और उसमें स्वदेशी जागरण मंच की इन्हीं नीतियों की एक तरह से आलोचना की गई थी कि किस तरह से आयोग कॉरपोरेट हितों के लिए, दवा कंपनियों के हितों के लिए काम कर रहा है बजाय इसके कि वो आम जनता के हितों के लिए काम करता। तो कहीं न कहीं ये बात तो सिद्ध हो रही है कि जो पनगड़िया जी के ऊपर स्वदेशी जागरण मंच का एक नीतिगत दबाव था कि उनको फैसले जो लेने हैं वो फैसले इस तरह से नहीं लेने हैं, बल्कि उसमें स्पेसिफिकली ये बयान भी दिया गया था कि जो सरकार के विचारधारा और जो सिद्धांत हैं, नीति आयोग के जो लोग करता धरता है वो उससे एकदम मैच नहीं खाते हैं, उससे एकदम अलग लाइन पे जा रहे हैं, ये कहा गया। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पनगड़िया जी के रास्ते में और स्वदेशी जागरण मंच की सोच में एक बड़ा अंतर लंबे समय से चल रहा था। नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि नीति, हम किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं करें, नीति आयोग एज एन इंस्टीट्यूशन, हमारा ये कहना है कि नीति आयोग एक संस्था के नाते जो उससे अपेक्षित था उसके प्रियम्बल के आधार पर, सरकार की नीतियों के आधार पर उनका काम है कि सरकार की नीतियों के आधार पर थिंक टैंक के नाते ऐसे सुझाव प्रस्तुत करना जिससे उन नीतियों के बेहतर कार्यान्वयन में मदद मिले और सरकार को बेहतर नीतियां बनाने में मदद मिले। तो वो ऐसा नहीं हो रहा था शायद। तो इस संदर्भ में एक डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग के आधार पर जो भी संस्थाएं काम करती हैं, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी संस्थाएं हैं, जो भी संगठन हैं, स्वदेशी जागरण मंच जैसे मंच हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है, सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि उन सभी नीतियों की, उन सभी प्रकार के थिंक टैंक के विचारों की और उनकी कार्य पद्धति की समीक्षा हो। तो उस समीक्षा के नाते वो कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में स्वदेशी जागरण मंच के अतिरिक्त देश के जाने माने अर्थशास्त्री भी मौजूद थे और उन्होंने अपने विचार उसमें साझा किए थे और यही बात जो मैंने आपको बताया वही निकल करके आई थी। यही बात थी। पर तो एक लाइन में अगर मैं कहना चाहूँ तो कहीं न कहीं आप लोगों का जो रुख रहा उससे उनको असहजता तो हुई होगी। देखिए कि अब हर इंस्टीट्यूशन का काम करने की एक पद्धति बन जाती है। हमारा मकसद यही था
कि वो पद्धति उसकी अब, क्योंकि जब नीति आयोग बनाया गया था, जब नीति आयोग का गठन किया और नीति आयोग का प्रिएम्बल बना, उसके उद्देश्य सरकार ने कैबिनेट नोट के जरिए तैयार किए, उसमें स्वदेशी जागरण मंच ने उसका स्वागत किया था कि वास्तव में यही अप्रोच होनी चाहिए कि जो आपने नीति बना दी और राज्य सरकारों के ऊपर थोप दी, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं है। एक नीति बनाई, जो अब वही नीति सिक्किम में चलेगी, वही नीति दिल्ली में चलेगी, वही नीति उत्तर प्रदेश में चलेगी। कोई राज्य छोटा है, कोई बड़ा है, कोई पहाड़ी है, कोई समतल है। ऐसे में सब एक ही प्रकार की नीतियां सब जगह कैसे चलेंगी? तो इसलिए वन साइज फिट्स ऑल इज़ नो गुड। तो यही प्रधानमंत्री जी ने भी कहा। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए स्वदेशी जागरण मंच ने कहा कि जो प्रधानमंत्री जी की दवाइयाँ सस्ती करने का जो सोच है, प्रधानमंत्री जी को जो बेरोजगारी दूर करने की जो सोच है, गरीबी को दूर करने की जो सोच है, देश को एक बेहतर वातावरण देने की जो सोच है, उसमें नीति आयोग किसी प्रकार से मदद करे, ऐसा होना चाहिए। तो आपने जीएम फसलों की बात की सर, और स्वदेशी जागरण मंच का इस मामले में एक सतत रुख रहा है कि जीएम फसलों को लागू करने से पहले कई बार सोचना चाहिए, शायद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका एक बयान भी मैं कहीं पढ़ रहा था, उसमें आपने कहा है कि ऐसी स्वदेशी प्रजातियां बीजों की मौजूद हैं कि जो उससे ज़्यादा देती हैं। स्वामीनाथन जी की एक उस पर बात थी जिसको आपने अपना समर्थन दिया था। तो और जबकि नीति आयोग जीएम फसलों को लागू करने का पक्षधर था, तो ये भी एक बड़ी वजह थी टकराव की। देखिए, मैंने आदरणीय अरविंद पनगरिया जी से भी इस विषय पर बात की थी। अच्छा। कि जो जीएम के बारे में नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। इस जो तर्क दिया जाता है कि हमें जीएम इसलिए लाना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इसलिए इंपोर्ट कम हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता तो वो थी नहीं। जो भारत की पहले से उपलब्ध प्रजातियां हैं, जो पहले से उपलब्ध जो वैरायटीज़ हैं, वो बेहतर प्रोडक्टिविटी दे रही हैं। अभी जो जीएम के समर्थक लोग भी उसको मानने लग गए हैं। अब वो कहते हैं कि नहीं, विज्ञान को आगे बढ़ाना चाहिए। विज्ञान को क्यों आगे बढ़ाना चाहिए? उनके विज्ञान को। हमारा ये कहना है कि जब पहले से बेहतर प्रकार की प्रजातियां उपलब्ध हैं तो क्यों? तो ऐसे में जीएम की रिपोर्ट तैयार करते हुए इन तमाम बातों का ध्यान रखना चाहिए था, इसका जिक्र आना चाहिए था उनकी रिपोर्ट में, वो नहीं आया। ठीक है, पर एक चीज़ है सर, अभी एक हफ्ते पहले की खबर है कि सरकार जीएम मस्टर्ड, जो सरसों है जीएम, उसको सहमति देने पर, उसकी खेती को हरी झंडी देने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई है। तो सरकार तो इस बात पर नीति आयोग के साथ ही है। मेरा ये कहना है, ये बात कई बार आ चुकी जी कि वो सैद्धांतिक रूप से सहमत है, बस 2 दिन में उसकी अनुमति दे दी जाएगी, लेकिन उसमें बहुत सी बाधाएं हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो नहीं हो सकता अभी? बाधा ये है जी कि सरकार को भी अपना निर्णय करने से पहले उसके ऊपर कुछ तर्क रखने होंगे। जी। क्या वो तर्क प्रोडक्टिविटी का हो सकता है? नहीं है। क्या वो तर्क स्वदेशी का हो सकता है? वो नहीं है। और क्या ये सरकार ये कह सकती है कि उससे स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है? ये भी नहीं हो सकता। और इसमें हम बड़े विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि अभी जो भारत सरकार ने एफिडेविट पेश किया है जी सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसमें एक गलती है। अच्छा। गलती ये है कि उसमें भारत सरकार ने एफिडेविट में ये कहा है कि वो हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी नहीं है। वास्तव में वो हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी है। तो इसलिए क्योंकि वो हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी है, उसको लगाने के बाद किसानों के पास ये विकल्प रहेगा कि वो हर्बिसाइड उसमें डालेंगे। ओके। हर्बिसाइड डालते ही वो कार्सिनोजेनिक वैरायटी हो जाती है, उससे कैंसर की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में क्या भारत सरकार ऐसे निर्णय ले सकती है जो देश के लोगों के स्वास्थ्य के हित में ना हो? ऐसे निर्णय ले सकती है कि वो जो पर्यावरण के हित में ना हो? तो सरकार को बहुत सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है कि सरकार के स्तर पर इस सारे विषयों पर विचार विमर्श चल ही रहा होगा। बाकी स्वदेशी जागरण मंच जहां राय देनी होगी वो जरूर देगा। क्योंकि आप ये माना जाता है कि स्वदेशी जागरण मंच
का सरकार की नीतियों पर बहुत असर होता है, तो हम ये मान के चलें कि अगर जीएम फसलों के ऊपर कोई बड़ा फैसला सरकार लेगी तो उसमें स्वदेशी जागरण मंच अपनी असहमति या उस पर खड़ा होगा उनके विरोध। हम असहमति क्यों व्यक्त करेंगे? हम तो सरकार से यही आग्रहपूर्वक कहेंगे भी, और मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान में जो पर्यावरण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, वो अत्यंत वेल मीनिंग व्यक्ति हैं, और उनसे हम जरूर इन सारे विषयों पर बात करेंगे। और जहाँ जहाँ कहीं अफसरों के कारण किसी कारणों से कोई गलत एफिडेविट भी चला जाता है तो उसको भी सुधार करने की बात कही थी। ठीक है सर, एक और छोटी सी जो शुरुआत में आपने कही थी वहीं से उस बात पर मैं एक बार लौट के आना चाह रहा था। आपने कहा कि ऐसे तमाम लोग लंबे समय से आते हैं जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से, जिनका जुड़ाव नहीं रहता देश से और हिंदुस्तानी समाज से, और वो नीतियाँ बनाते रहे हैं। तो ये एक तरह से अरविंद पनगड़िया जी के क्रिटिसिज्म के उसमें आपने कही, लेकिन केवल एक अरविंद पनगड़िया अगर चले जा रहे हैं तो क्या अभी नीति आयोग जो कि प्रधानमंत्री की सबसे विजनरी या जिसको कहें कि सबसे दूरदृष्टि वाली योजना थी, उसमें अभी भी तमाम ऐसे लोग हैं जो कि इसी तरह के पृष्ठभूमि से आते हैं, तो क्या केवल अरविंद पनगड़िया के चले जाने से स्थितियां सही हो जाएंगी और जो जैसा कि स्वदेशी जागरण मंच की विचारधारा सोच है उस हिसाब से नीतियां बनने लगेंगी, या फिर उसमें अभी और सुधार की ज़रूरत है? देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा कहना बहुत ज़्यादा बनता नहीं है जी। जहाँ तक नीति आयोग का प्रश्न है, वो प्रधानमंत्री जी का भी विजन है और वो स्वदेशी जागरण मंच का भी विजन है जी। ऐसे ही जिस प्रकार से इतने वर्षों में योजना के आधार पर विकास की बात कही लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ, तो वास्तव में योजना बनाने में, नीति निर्धारण में ज़्यादा खुलेपन की ज़रूरत है। उसके आधार पर नीतियाँ बननी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैंने पहले भी कहा कि जो मेरा ये कहना कि देश में नीति निर्धारण पर के काम करने वाले लोग, हमारे सलाहकार लोग, थिंक टैंक या ऐसे संस्थाओं में चुने गए चयनित जो लोग हैं वो भारत की मिट्टी के साथ जुड़े होने चाहिए। ये बात केवल अरविंद पनगड़िया जी के साथ लागू नहीं होती है। ये स्वदेशी जागरण मंच की पुरानी सोच है और वास्तव में इससे लगभग सभी लोग इत्तेफाक भी रखते हैं। ठीक है। लेकिन हमारे सरकारों में अभी तक जो ये किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, सरकारों में जो इस प्रकार की सोच रहती है कि वर्ल्ड बैंक, IMF इन सब से जुड़े हुए लोग हैं, वो बेहतर प्रकार की नीतियों का निर्माण कर सकते हैं। मैं ये सवाल पूछने का एक मकसद इसलिए मुझे लगता है कि सरकार के स्तर पर इस जो 2.5 साल हमारे निकले और उसमें हमने कितना आगे बढ़े, इन सब पर सब पुनर्विचार किया ही जाएगा। और जो चयन करने का अधिकार है वो सरकार का है और सरकार उसमें उसके अधिकार में हमारा कोई रोल नहीं है। हमारी तो एक सोच है जिसके बारे में, लेकिन आप अपनी सोच से उनको अवगत कराते रहेंगे। ये मेरे सवाल पूछने का एक मकसद ये भी था क्योंकि अभी भी आयोग में के जो CEO हैं अमिताभ कांत जी, उनका एक हाल का बयान बहुत विचित्र था जिसकी काफ़ी आलोचना हुई कि देश की जेलों से लेके, स्कूलों से लेके और तमाम स्वास्थ्य चिकित्सालयों तक को सबको प्राइवेट के हाथ में दे देना चाहिए, सरकार को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। आपको लगता है कि ये इस देश में जहाँ की 35% आबादी को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है, जहाँ पे ये माना जाता है कि 18% लोग एक टाइम का खाना खाते हैं देश की आबादी, उस देश में सरकार इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर के काम से सीधे अपना हाथ खींच सकती है? स्वदेशी जागरण मंच ने अभी तक जो भी नीति आयोग ने किया है, कुछ एक चीज़ों को छोड़ करके, जैसे लैंड लीजिंग के मामले में जो रिपोर्ट आई उस पर हम इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन काफ़ी मामलों में स्वदेशी जागरण मंच का हमेशा मतभेद रहा ही है। और हमारा ये स्पष्ट मानना है कि जो इस संदर्भ में, चाहे वो इससे पहले जन स्वास्थ्य में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के प्राइवेटाइजेशन की बात हो या तथाकथित जेलों से लेकर तमाम प्रकार की चीज़ों की प्राइवेटाइजेशन की बात हो, मुझे लगता है कि सरकार भी इनसे इत्तेफाक नहीं रखती है। सरकार भी इनके मत को से एक मत नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे यही मेरा ये मानना है कि नीति आयोग में जिस प्रकार से कार्यपद्धति है, जिस प्रकार से बातचीत होती है,
वो शायद सरकार की नीतियों के अनुरूप नहीं है। मैंने कई बार कहा कि नीति आयोग इज नॉट वर्किंग इन सिंक विद द प्राइम मिनिस्टर्स विशेस। ठीक है, तो ये इसीलिए मैं पूछ रहा था क्योंकि सरकार इससे सहमत नहीं होगी, कोई भी सरकार शायद इतने रेडिकल आइडिया से सहमत नहीं हो सकती, विशेषकर भारत जैसे समाज के संदर्भ में। लेकिन इतने महत्वपूर्ण पदों पे इस तरह की सोच वाले लोग हैं, तो मैं हाँ या ना में अगर पूछूं तो कि आप अमिताभ कांत के इस बयान को क्या कहेंगे, सही गलत? सीधे सीधे गलत। हमने पहले ही कहा कि सरकार भी इत्तेफाक नहीं रखती, स्वदेशी जागरण मंच भी इत्तेफाक नहीं रखता। अगला जो निशाना था अरविंद पनगड़िया जी के, चूंकि सरकार के विचारों और उससे एकदम अलग वो धारा में जा रहे थे, मंच ने उसका विरोध किया, तो क्या अगला निशाना अमिताभ कांत होंगे स्वदेशी जागरण मंच का? ना तो अरविंद पनगड़िया जी हमारे निशाने पर थे, ना अमिताभ कांत जी हमारे निशाने पर है। हमारे निशाने पर तो नीति आयोग की वो कार्य पद्धति है, जो काम है, जो उनकी रिपोर्ट्स हैं, वो हमारे निशाने पर हैं। उनके बारे में हम बात करेंगे, व्यक्तियों के बारे में हम बात नहीं करेंगे। एक और चीज़, इस समय एक नए विषय पे आता हूँ मैं। चीन का मामला इस समय चल रहा है काफ़ी, उसमें आपने एक बयान भी दिया था कि पेटीएम जैसी जो कंपनियां हैं जिनमें चीनी निवेश है, उन कंपनियों को बाहर निकाला जाना चाहिए, ऐसी कंपनियों को काम करने से रोका जाना चाहिए पेटीएम। पर सरकार की जो पूरी नीति है, मैं केवल स्पेसिफिक इस सरकार के बारे में बात कर रहा हूँ, तो सरकार तो निवेश को प्रोत्साहन देने की नीति पर चल रही है, और मौजूदा जो अर्थव्यवस्था का पूरा ढांचा है, स्वरूप है, वो तो निवेश केंद्रित ही है, निवेश पर ही सारा जीडीपी और विकास दर टिकी हुई है। तो सरकार को इसके लिए कैसे आप मना सकते हैं? देखिए, काफ़ी हद तक चीन के मामले में चीनी आयात को रोकना चाहिए, चीनी आयातों पर प्रतिबंध लगने चाहिए, चीनी आयातों पर स्टैंडर्ड्स लगने चाहिए, जिसके कारण चीन से आयात को रोका जा सके। अभी निर्मला सीतारमण जी ने भी ये कहा कि चीन का जो डेफिसिट है वो बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। उस मामले में भारत सरकार और स्वदेशी जागरण मंच लगभग एक पेज पर है। लेकिन जहाँ तक निवेश का प्रश्न है, मुझे लगता है कि अभी सरकार के स्तर पर और सोच विकसित होने की ज़रूरत है। स्वदेशी जागरण मंच ने चीनी कंपनियों द्वारा भारत के पेटीएम या दूसरी चीज़ों में निवेश करने के साथ साथ अभी प्रधानमंत्री जी को हमने पत्र भी लिखा है कि ये जो चीनी कंपनी मेट्रो कोच बनाने का जो ठेका उनको मिला है या उनको जो यहाँ पर फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने की बात कही है, उसको रोकना चाहिए। और हमारी लगातार भारत सरकार के लोगों से यही बातचीत है कि इसको हमें रोकना चाहिए। पेटीएम के बारे में हमारा ये कहना है, या ऐसे ही कोई पेटीएम तो एक नाम आ जाता है जी। हम इसके बारे में हमारा मानना है कि ये इसमें ख़तरा बहुत है। हमारा जो पर्सनल डाटा है वो चाइनीज़ कंपनियों के हाथ में चला जाता है, जो एक अपने आप में एक सुरक्षा संकट है। तो इसलिए भी टेलीकॉम के क्षेत्र में ख़ास तौर पर जो बिजली डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में, ऐसे सब मामलों में हमें बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। सतर्कता तो बरती जा सकती है सर, पर चूँकि आज की तारीख में जो दुनिया का सच है उसमें ये है कि दुनिया के ज़्यादातर देशों के लिए चीन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब है। उसी तरह से जैसे भारत को माना जाता है कि वो सर्विस सेक्टर का देखिए ये सब लीडर है। ऐसा है कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का मतलब ये नहीं है कि आप अमेरिका की सारी इंडस्ट्री को नष्ट कर दो, आप यूरोप की सारी इंडस्ट्री को नष्ट कर दो, आप भारत की सारी इंडस्ट्री को नष्ट कर दो। भारत को अपनी इंडस्ट्री बचाने का उतना ही हक है जितना चीन को अपना देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का हक है। हमें चीन से आयातों को रोकना है, चीन के आयातों को न्यूनतम करना है, भारत की इंडस्ट्री को बचाना है, भारत के युवा को रोजगार उपलब्ध कराना है और देश को सुरक्षा प्रदान करना है। इसी हेतु को लेकर के स्वदेशी जागरण मंच इस वर्ष को 2017 को एंटी चाइनीज़ गुड्स, एंटी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इस वर्ष को इस प्रकार से घोषित किया है। मैं एक सवाल इसमें बस छोटा सा पुट करना चाह रहा हूँ कि स्वदेशी जागरण मंच सरकार की नीतियों पर बहुत असर रखती है, और आप कह रहे हैं कि चीन से आयात को कम किया जाने की ज़रूरत है, चीन के सामानों को बहिष्कार करने की ज़रूरत है, ताकि जिस तरह का अग्रेशन चीन सीमाओं पर दिखा रहा है या और भी उसकी जो एक्सपेंशनिस्ट नीतियां हैं उसको कंट्रोल किया जाए। तो केवल आखिरी सवाल मेरा ये है बस कि सरकार के स्तर पे बहुत आसानी से नीति बना के और इस चीज़ को बैन किया जा सकता है अगर आप चाहें उस तरह का, ये नहीं संभव नहीं है, क्योंकि WTO के समझौतों के अंतर्गत आप ना टैरिफ लगा सकते हैं ना नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा सकते हैं। लेकिन हाँ,
ऐसे बहुत सारे उपाय हैं, जैसे मैंने कहा स्टैंडर्ड्स लगा सकते हैं, कई चीज़ों को स्टैंडर्ड्स के आधार पर बैन कर सकते हैं, कई चीज़ों को हम फाइटोसैनिटरी मेजर्स लगा करके कर सकते हैं। ऐसे तमाम प्रकार के उपाय भारत सरकार को करने चाहिए और काफ़ी हद तक मैंने अभी कहा कि भारत सरकार स्वदेशी जागरण मंच की बातों से इत्तेफाक रखती है और उन्होंने आगे इस विषय को आगे बढ़ाया भी है, लेकिन निवेश के मामले में भारत सरकार में और समझ विकसित करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो न्यूज़ लॉन्ड्री से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और इंटरव्यू के साथ हम जल्द ही हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।